नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज हम फिर से आ गए हैं लेवई जी के साथ। और जैसा कल हमने प्रॉमिस किया था कि हम आएंगे और हम आ गए हैं। तो लेवई जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच शो में अगेन आने के लिए। आज हम एक्चुअली बात करेंगे इसराइल पे। जैसा इन्होंने बताया था कि ये खुद एक ज्यूस है और इंडियन ज्यूस है। एंड इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि हमको इनके साथ नेचर अच्छा लगता है और हम इनसे काफ़ी घुल मिल के रहते हैं। और ये भी हमारे साथ घुल मिल के रहते हैं। सो हमको डिस्कस एक्चुअली हमारा डिस्कशन ये है इसराइल पे कि भाई हम देख रहे हैं वॉर 2 साल से चल रही है, लेकिन ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है। तो हमको हिस्ट्री पता होनी जरूरी है। जो हमारे यहाँ पे बोल देते हैं कि भाई आपने भी कभी देखा होगा कि दिस इज ऑल नॉट स्टार्टेड ऑन October 7, 2023, इट इज अ लॉन्ग बैक हिस्ट्री। तो वो लॉन्ग बैक हिस्ट्री जाती कहाँ पे है वो हमें पता होना चाहिए जब भी हम डिस्कस करें। और हमको ये सब वर्ल्ड अफेयर्स का पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और इसका हमारे पे भी क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हम भी इससे क्या सीख सकते हैं। और हमारे लिए ये सब चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेवाई जी, थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर कमिंग टू द शो। तो सर प्लीज़ आप बताइए कि ये जो बोलते हैं कि इट ऑल नॉट स्टार्टेड ऑन October 7, 2023, जो वहाँ पे अनफॉर्चुनेट मैसेकर हुआ था। तो ये कब स्टार्ट हुआ था और क्या हिस्ट्री है इसराइल की? बिकॉज वो बोलते हैं इसराइल में कि इसराइल की काफी पुरानी हिस्ट्री, यानी क्रिश्चियंस जब आए थे, जीसस आए थे, उससे भी पहले की हिस्ट्री जाती है इसराइल के, ऐसा सुनने में आया है। तो आप प्लीज थोड़ा सा हमें ज्ञान दीजिए और हमें बताइए कि क्या किस हिसाब से है ये। ओवर टू यू सर। दिनेश जी, पहले बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो पे फिर से बुलाने के लिए। आई होप कि आपका जो हमारा जो प्रीवियस शो था आपके दर्शकों को अच्छा लगा होगा, ये उम्मीद करता हूँ। ये टॉपिक मेरे लिए, मैंने जैसे कहा था, बड़ा पर्सनल है। तो मेरा ताल्लुक इंडियन जूइश कम्युनिटी से है, बिन इसराइल कम्युनिटी मुंबई से। और हमारा इन भारत में ताल्लुक 2000 साल का है, जहाँ पे हम शिपरेक्ट होके इज़राइल से यहाँ पे भारत के तट पे आए और यहाँ के होके रह गए। और जहाँ तक इज़राइल का सवाल है, वो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1948। पर उसकी हिस्ट्री जो है, मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप मुझे इंटरेक्टिव थोड़ा रखें तो आइडिया। आप हिंदू कम्युनिटी से हैं, ठीक है? तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि जैसे कि गंगोत्री, जमुनोत्री, ऋषिकेश और हरिद्वार का हिंदुओं से क्या नाता है, क्या रिश्ता है? पूरा ही रिश्ता है। हमारे बाबा केदारनाथ हैं वहाँ पे, हमारे इष्ट देव है वहाँ से। गंगा जो है हमारी माता है। हम तो गंगा मैया ही बोलते, कभी गंगा नहीं बोलते। पूरा हमारा कल्चर, पूरा सनातन कल्चर इनसे जुड़ा हुआ है, जिनके बिना हम सोच नहीं सकते। तो बिल्कुल, हमारे लिए तो हमारा धर्म है ये बिल्कुल। पूरा। और आपको ये भी ये बताइए कि जो मुसलमान आक्रमता आए भारत में, जैसे मुगल, अगर अभी वो उत्तर प्रदेश में उनके वंशज बस गए हैं, ठीक है? और उन्होंने बाबरी मस्जिद भी बनाई राम लल्ला के वहां पर। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपको कहा जाए कि ये ये हिस्ट्री आप जो हिंदू कहते हैं कि ये तो उससे पहले जाता है, ठीक है? तो अब मैं सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि अगर सो लोग कहते हैं कि ये 1947 जब भारत क्रिएट हुआ, उस टाइम पे क्रिएट नहीं हुआ, तो हम कितना पीछे जाएंगे, ठीक है? तो मेरा बोलने का मतलब ये था, जितना ही गहरा रिश्ता हिंदुओं का, सनातनियों का इन जगहों से है, उससे उतना ही गहरा रिश्ता यहूदी जो जूइश हैं, वो इज़राइल के जो पूरा जो लैंड है उससे है। जुडेया और समारिया, जुडेया मीन्स जू, जुडेया जहां से जेरूसलम है, उसका मतलब ही जू होता है। आप समझ गए? तो आप हमेशा याद रखना कि अगर एक जिसमें जितना प्रिय जो जो हिंदुओं के हाँ जो हाँ। स्थल हैं, जो रिवियर्ड होली प्लेसेस हैं, उतना ही रिवियर्ड हमारा जेरूसलम है और बाकी हेब्रोन, जहाँ पे हमारे जो पवित्र स्थल हैं।
तो मैं उस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि वो जितना ही एंशंट है, और उस लैंड पे यहूदी हमेशा बसे आ रहे हैं, ठीक है, और वहां पे प्रेजेंस रहा है। ओनली डिफरेंस ये था कि भारत में जो आक्रांता आए, जो वो लेटर आए, और हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी, तो इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। इस वहां इज़राइल में ये हुआ कि मिसाल के तौर पे, जैसे कि अगर हिंदुओं का यहाँ पे पॉपुलेशन भारत में कम होता और मुसलमान आक्रांता आके हिंदुओं को पूरा तरीके से निकाल के पूरी दुनिया में बिखेर देते और यहाँ पे डेरा जमाते, और जब हिंदू कहते भाई हमें गंगोत्री, जमुनोत्री, उत्तरकाशी, वहां पे हमें थोड़ा सी जगह दे दो, हमें हमें वहां इबादत करनी है, हमें अपने वहां पे पूजा करनी है, तो वो आपका जो सवाल है कि ये 1947 में नहीं हुआ, ये कितना दूर जाओगे, क्योंकि ये लैंड है, वो तो मुसलमानों का लैंड है, तो कितना पीछे जाओगे आप। ये रियलिटी जो है, जैसे अलीगढ़ है, वो मुसलमानों का गढ़ है उत्तर प्रदेश में। यही डिफरेंस है, ओनली थिंग है कि हिंदुस्तान में हिंदू बच गए क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा थी, तो उनको ज्यादा, मुसलमानों जो आक्रमण था, उनको ज्यादा स्कोप नहीं मिला। जो इज़राइल में हुआ, उनको ज्यादा स्कोप मिला वहां पर, क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन दुनिया में, जूइश पॉपुलेशन एक 15 मिलियन से ज्यादा नहीं है, ठीक है, और मुसलमानों की पॉपुलेशन मतलब 57 उम्मा कंट्रीज हैं, वो अराउंड है 2 बिलियन। तो आप समझ लो कि वो आटे में नमक के बराबर है। तो ये लड़ाई उसकी है, और जो ओरिजिनल जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो ओरिजिनल लोग हैं, वो है यहूदी हैं। और अब उसको, आपको पता है कि इतना 57 कंट्रीज है मुसलमानों का, तो इज़राइल एक ही कंट्री है और बहुत छोटी सी कंट्री है। और उसके, और कुरान में भी लिखा हुआ है चैप्टर 1 में, अल बकरा में, कि बनी इसराइल, तो वहां पे भी मेंशन है। फिलिस्तीनियों का कहीं ना पे नाम लिखा नहीं है कुरान में। तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। एब्सोल्युटली नहीं, करेक्ट। और इज़राइल है भी छोटा, आई थिंक हाफ ऑफ दिल्ली है इज़राइल। नहीं, थोड़ा सा बड़ा होगा उससे, बट ओके, पॉपुलेशन तो वाइज तो कंपैरिजन नहीं है, दिल्ली का तो पॉपुलेशन वाइज पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा है। बट बहुत बड़ा है। तो आपका आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक जर्नी पे लेके जाऊंगा। तो ये तो 4, 4.5 5 हजार साल की हिस्ट्री है वहां की। तो यहूदी तो वहीं के लोग थे, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। और वहां पे क्योंकि वो क्रॉस रोड्स हैं एशिया और अफ्रीका के, तो बड़ा बोलते हैं ना हाई ट्रैफिक जोन हुआ करता था, और यूरोप का भी। तो वहां पे जो अटैकर्स आते थे अरेबिया से, अफ्रीका से और यूरोप से, जैसे कि ग्रीक हो गए, रोमन्स हो गए, जो अरेबिक कॉन्क्वेस्ट होते हैं, पर्शियन कॉन्क्वेस्ट, और फिर मेसोपोटामियन फ्रॉम इराक का कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। तो ये जो एरिया काफी हाई ट्रैफिक एरिया था, तो जो भी ये तो क्रॉस रोड्स था, इसलिए तो वहां पे तो आना जाना लोगों का, अटैकर्स का रहता ही था। तो इट वाज ऑलवेज कॉन्कर्ड, एंड सम किसी और ने कॉन्कर किया, तो उसका तो हिस्ट्री हो रहा है। इसमें प्रताड़ित हुआ है वो यहूदी हुआ है, उसको हमेशा उसको लात मार के भगा दे किया गया वहां पर। तो फाइनली जाकर 1948 में एक स्टेट ऑफ इज़राइल बना यूनाइटेड नेशंस के अप्रूवल से। उसके पहले जो मैं एक वाक्य आपको बताऊंगा, जिसमें 6 मिलियन जूस को मार दिया हिटलर ने नहीं, वो जर्मनी में। वो आते हैं, वो उस पे मैं आता हूँ, बट इसमें मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहता हूँ। जी आई जी। थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो आप मानते हैं कि जूइस का जो सबसे पहले आई थिंक किंग डेविड से स्टार्ट हुआ था। उससे तो इब्राहिम से शुरू हुआ था ओरिजिनली। तो दैट वाज द फोरफादर ऑफ द जूइश पीपल। ही वाज अ प्रॉफिट, and but King David was the one, the king that brought all the Israelites together. He was the first king. और उसके बाद में we had all of the other history. um, I will come back to again the we can have a separate session on the history of Israel, ancient history. ओके, बट मोर ओके, रेलिवेंट जो आज के तारीख में है, वो है 1948 का जो एग्जिस्टेंस में कैसे आया।
क्योंकि उसका इम्पैक्ट हुआ था, जो हॉलोकास्ट हुआ था, जहां पे यहूदियों को टारगेट किया गया, 6 मिलियन जून को जला के मार दिया, और उनको और यूरोप में वो उनको वहां से निकाल दिया। तो ये जो जो इज़राइल का जो भी जगह है, वहां पे ब्रिटिश राज करते थे। तो वहां पे लीगल इमिग्रेशन हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली जूस हैं वहां के ओरिजिनल। मैंने आपको पहले इसके पार्ट में ही बता दिया यस, कि यस, जैसे यस, हिंदुओं का यस। क्या जो रिश्ता है वो यहूदी का। तो वो उस पे लीगल इमिग्रेशन हुआ वहां पर, ब्रिटिश ने एग्री किया। और उसके बाद में जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, तो जिस तरह से यहूदियों को टारगेट किया गया, दुनिया को बुरा लगा, और दे वर क्वाइट एम्बैरेस्ड कि ऐसे एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो इसके नतीजे में एक छोटा सा जो पैलेस्टाइन का जो मैंडेट था, मतलब जो करंटली जो कंट्री है, जॉर्डन और इज़राइल जो है अभी, वो दोनों मिला के जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद में वो ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया था। जब ऑटोमैन जो है ना, उस यस। सल्तनत उस्मानिया, वो जब वो खत्म हुआ, तो ये जो पार्ट था वो ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। तो उसमें उन्होंने वो जो ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर जो है जॉर्डन का, उसको उन्होंने जॉर्डन बना दिया, हैशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन। और जो वेस्ट बैंक को उन्होंने वर्ड यूज किया पैलेस्टाइन। अगर आप 48 के 47 के पहले देखें, तो पैलेस्टाइन का मतलब ही था इज़राइल और जूइश। उनका फ्लैग भी देखोगे तो ब्लू और स्टार होगा, ठीक है। इसमें तो हाँ हाँ, नहीं, सॉरी यार, जी, सॉरी टू इंटरप्ट। इसमें अगर हिस्टोरिकल देखें तो जब ये रोमन्स आए थे, उन्होंने ये जगह का नाम रखा था पैलेस्तीना। पैलेस्टीना, यस, और पैलेस्टीना के बाद जब ये फिर 1914 या 18 में जब ये वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ और ब्रिटिश ने एक्वायर की ये लैंड फिर से, तब उन्होंने वो पैलेस्टीना के नाम पे पैलेस्तीन रखा। बिल्कुल। तो आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और जब इज़राइल फाइनली जब यूएन ने अप्रूव किया, ये जो वेस्ट पार्ट था ऑफ जो लैंड था, वेस्ट ऑफ द रिवर जॉर्डन, उसका भी जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वो जो लैंड का भी उन्होंने यूएन ने प्रपोज किया था कि इज़राइल का एक उसमें से भी छोटा एक पीस मिलेगा, बाकी का बनेगा एक अरब कंट्री, ठीक है। इज़राइल ने वो भी एक्सेप्ट किया कि चलो कोई नहीं, छोटा सा हमें लैंड मिल जाएगा। जैसे कि हिंदुओं को पूरा पूरा इंडिया जो था, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, पूरे मुसलमानों ने कॉन्कर कर दिया पूरा। और अभी यूएन ने कहा कि एक छोटा सा जो इलाका जो है, गंगोत्री जमुना जो है ना, वो अपने तीर्थ स्थल, उसमें आपको थोड़ा जगह दे दिया। तो आपने बोला चलो ये कबूल है, मंजूर है। वो मुसलमान ने कहा नहीं, ये मंजूर नहीं, ये पूरा हमारा है, ठीक है। तब जाकर ये, और उसमें क्या हो गया, जिस दिन जैसे कि हिंदुओं ने वहां पे डिक्लेयर किया कि एक छोटा सा एक भारत बनेगा वहां पर, तो उसी रात को 8 अरब कंट्रीज ने अटैक किया उसके ऊपर। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1948 का। उस वॉर के के नतीजे में आप जो 1967 का आपने बॉर्डर सुना होगा, 1967 का बॉर्डर, तो वहां पर जाकर वो आर्मिस्टिस हुआ, सीज फायर 1948 में, और ये 1967 तक चलता रहा। और जो वेस्ट बैंक जो कहते हैं, जो इसराइल उसको जुड़े और समारिया कहता है, क्योंकि वो, मैंने वही कह रहा हूं कि वो जो लैंड है, जो अभी जो वेस्ट बैंक से नाम से जाना जाता है, वो है आपका, हिंदू कंपेयर करोगे तो वो हो गया आपका उत्तर प्रदेश में, और सॉरी उत्तराखंड में जो तीर्थ स्थल है, वो वहां वो दर्शाता है। आप उसको कैसे दे सकते हो? वो तो हिंदुओं के जिस लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जुड़े और समारिया में जैसे जेरूशलेम हो गया, हेब्रोन हो गया, बहुत सारे अदर सिटीज हैं वहां पर, जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और कनेक्शन है इज़राइल के साथ में, यहूदियों के साथ में। तो जो 1967 में जो स्टेट्स ऑफ तिरान इजिप्ट ने बंद किया, और यूएन पीस कीपर्स को बोल दिया आप यहां से निकल जाओ। बाय द वे, वो यूएन पीस कीपर वाज हेडेड बाय एन इंडियन,
आई थिंक ही वाज लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल। तो जैसे उनको बोल दिया, उन्होंने एग्री कर दिया और वो निकल गए, और इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं था। इसराइल ने पूरे दुनिया को रिक्वेस्ट किया, प्लीज इनको बोलो कि हमें अटैक नहीं करने के लिए। तो जो दुनिया ने कोई गुहार नहीं सुनी, कुछ भी नहीं हुआ, तब जाकर इसराइल ने प्रीएम्प्टेड अटैक किया, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट्स ऑफ टिरान बंद किया, विच इज एक्चुअली अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अगर आप कोई वाटर बॉडी बंद करते हो, क्रिटिकल वाटर बॉडी, इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो इसके नतीजे में इसराइल ट्रिपल्ड इट्स साइज इन 6 days, उसको बोलते हैं 6 day वॉर। और इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला, वेस्ट बैंक और जो गोलान हाइट्स हैं, विच इज वेरी क्रिटिकल, मैं जहां पे जा चुका हूं वहां पर, एंड इट्स वेरी पीस ऑफ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड टेरिटरी, जस्ट लाइक गिलगित बल्तिस्तान जो हमने बात किया था कल, इट्स वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। तो ये तीनों उन्होंने 6 दिन में ले लिया, ठीक है। और इसराइल वेट कर रहा था कि भाई कॉल आएगा अरब कंट्रीज टू नेगोशिएट पीस। इसराइल सिर्फ एक ही चीज चाहता था कि आप हमें एक्सेप्ट करो, यहाँ पे इन रिकॉग्नाइज अस एंड वी वांट टू लिव इन पीस, ठीक है। पर वो उन्होंने खार्तूम में जाकर इन्होंने सारे अरब उम्मा ने ये बोला कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उनसे नेगोशिएट नहीं करेंगे, और हम उसके साथ में पीस नहीं करेंगे। और ये 67 से चलता रहा, राइट अप टू 1979, जब इजिप्ट का जो प्रेसिडेंट था अनवर सद्दात, वो जेरूसलम गया और उसने डिक्लेयर किया कि भाई आज से हमारी दुश्मनी खत्म, हमें हमारा अरब प्राइड चाहिए, हमारा लैंड जो आपने लिया हमें वापस चाहिए, उसके बदले में हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। तब जाकर वहां पर वॉर खत्म हुआ। इसराइल के जो हार्डलाइन जो है लिकुड पार्टी, उन्होंने एग्रीमेंट किया, ठीक है। और फास्ट फॉरवर्ड टू 1994, जब जॉर्डन का जो किंग है उसने रिकॉग्नाइज किया इसराइल को, और वहां पे वॉर खत्म हुआ उनके साथ में। और उसके आपको पता है कि रिसेंट जो एब्राहम अकॉर्ड्स है, उसके अंदर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो अबू धाबी दुबई का जो है वो, फिर बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया और उनके साथ में पीस रिलेशंस बना दिए। तो इसमें ये था, तो लड़ाई किसकी थी? यानी जस्ट आप ज्यूस हो उसकी थी, या फिर आप वो लैंड पे हो उसकी थी? और जैसे अब आप आ गए वो लैंड पे, तो इन्होंने आई थिंक कितनी 5 या 6 वॉर्स हुई है, अफगान सॉरी ये इसराइल और अरब की, लाइक 1948, फिर 60s में भी हुई, 70s में भी हुई, एक बार इजिप्ट ने किया था। और बट जितने बार हुआ, और आपको अनफॉर्चुनेटली हर बार जो इसराइल को लड़ाई लड़नी पड़ी वो सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ा। बिल्कुल उनके लिए ऐसा नहीं था, वो हारे तो ठीक है, उनकी कंट्री थी, लेकिन अगर इसराइल और जूस हारते तो फिर उनकी कंट्री जाती है हाथ से। तो आपकी जो लड़ाई बिल्कुल थी वो हमेशा सर्वाइवल के लिए रही। तो बिल्कुल। क्या रीजन आपको लगता है, क्यों है? आप जूस हैं इसलिए है कि आप वो लैंड पे हैं इसीलिए है? क्योंकि ये दोनों, लोग बोलेंगे कि दोनों सेम है, बट ये सेम नहीं, ये अलग अलग है दोनों चीजें। तो आप, मेरा आपको मानना है क्या कि लगता है? जी जी, मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं बता रहा हूँ, उसका रीजन भी बताऊंगा आपको। मेरा मानना है कि ये एक रिलीजियस वॉर है। ये एक रिलीजियस वॉर है यहूदियों के अगेंस्ट, और वो कुरान का हवाला देते हैं कि इसराइल को, यहूदियों को कैसे खत्म किया जाए, ठीक है। और उनका जो मेन गोल है, जैसे हमास, हिजबुल्ला, इनका जो मेन गोल है पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज करना, शरीयत नाफिज करना। तो पहले यहूदियों को निकालेंगे, खत्म करेंगे, फिर क्रिश्चियंस को करेंगे, फिर पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। उनका ये मास्टर प्लान है, मुस्लिम ब्रदरहुड का प्लान है ये, ठीक है। तो उसमें कतार जैसे कंट्रीज, ईरान, उस सब उसमें काफी काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और इसका रीजन ये है कि ईयर 2000 में जब बिल क्लिंटन अपना टेन्योर खत्म ही कर रहे थे, तो उसने बहुत जोर लगाया था। नेतन्याहू उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी एहूद बाराक प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, और यासिर अराफात पीएलओ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट थे।
उनको कैंप डेविड में बुलाया और उनको इजराइल ने, अब ये सुनिएगा, इजराइल ने उनको 96% ऑफ द वेस्ट बैंक दिया इन नेगोशिएशंस, फुल गाजा स्ट्रिप दिया, और कैपिटल इन ईस्ट जेरूसलम दिया। ठीक है, ये और जो 4% जो रखा, उसके कॉम्पनसेशन में इजराइल प्रॉपर में वो 4%, पैलेस्टीनियंस का चॉइस था वो कहां 4% इजराइल का लेते। तो उनको ये सारा सब कुछ मिल रहा था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जाके यूट्यूब में ढूंढ सकते हो, प्रेसिडेंट क्लिंटन का ने स्टेटमेंट किया है। इनका सब कुछ देने के बावजूद उन्होंने मना कर दिया, ठुकरा दिया और नकार दिया कि भाई हमें नहीं करना ये। तो आप जब किसी को आप इतना सब देने के बाद में एक ही चीज वो आ जाती है आपके सामने कि भाई दिस इज, दे डोंट वांट पीस विद इजराइल, दे वांट ऑल ऑफ इजराइल फ्रॉम, वो कहते हैं ना, फ्रॉम द रिवर टू द सी। उसका यस मतलब यस ये है यस। कि हमें इजराइल के साथ में पीस नहीं चाहिए, हमें उनको रिप्लेस करना है वहां पर विद पैलेस्टाइन। जी करेक्ट, नहीं आपकी बात सही है। इवन 2006-7 में ही जो वहाँ पे जूस रहते थे गाजा में, सबको फोर्सफुली निकाला गया। जो भी वो लोग बिल्कुल अर्निंग करते थे सब कुछ बंद किया गया। वहाँ पे जो इनके लाइफस्टाइल घर वर सब हटा के सबको फोर्सफुली मेन लैंड इसराइल पे लाया गया। गाजा से सबको खाली किया गया ताकि पीस रहे। बिल्कुल और उसी के बाद ये हमास आ गया। और हमास को भी ये था कि भाई ये सपोर्ट करेगा पीस में, बट दे एज यूजुअल बैक स्टेप इट। तो बिल्कुल इसमें अभी, जी, तो अभी आप देखेंगे कि ये हमास है अभी, ठीक है। हमास अब बोलते हैं कि इसराइल कब से ट्राई कर रहा है हमास को खत्म करने का, बट ऐसे देखें तो एक आइडियोलॉजी है ये इनका। अनफॉर्चुनेटली ये रहता है कि ये एक आइडियोलॉजी होती है रेदर देन एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये किस हिसाब से आगे आप देखते हैं ये वॉर को? देखिए, मैं आपसे और जितने आपके श्रोता है ना, एक सोचने पे एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा और आप इस पे सोचिएगा जरूर। देखिए, कोई भी वॉर जोन में आप जब कोई एक लड़ाई, अक्टूबर 7 का हुआ ना, इतना बड़ा कांड हो गया, जी इन्होंने कुछ घंटों में 1200 लोगों को मार दिया, बच्चों को जला दिया ओवन में डालकर अपनी माँ के सामने, उनको रेप किया, आदमियों को गोली से मार दिया, जो नोवा फेस्टिवल में वहां मार दिया, घर पे जाके किबुत्स में मार दिया, और बूढ़े को मार दिया, बच्चों को मार दिया, सबको मार दिया घंटों भर में। आप मेरे को बताओ कि क्या इजराइल डजंट हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड? क्या वो अपने चूड़िया बन के घर पे बैठे हैं? मेरा पॉइंट ये है आपसे कि जब इजराइल ने कहा कि हाँ, और ऊपर से आपने 250 लोगों को बंदी बनाकर आपने उसको हॉस्टेज ले लिया है, ठीक है, इजराइल ने कहा हमारे हॉस्टेजेस वापस करो, वो कहता है नहीं। मेरा पॉइंट आपसे ये है कि क्या किसी दुनिया के पावर्स ने क्या हमास को बोला, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद को बोला कि आप इसको रिटर्न करो इमीडिएटली, इसके बाद में आगे कोई बात नहीं होगी? दूसरी बात, दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरा गेम था अरब उम्मा का। मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा था। क्योंकि उनका सबसे बड़ा, ये तो इजराइल पे उन्होंने हमला किया, उनको हर्ट किया, उनका और इजराइल को और हर्ट करने के लिए उन्हें एकदम डीवियस प्लान बनाया। उसके अंदर शतरंज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यादा जो था वो था इजिप्ट। अब आप पूछोगे कैसे? सारे मुस्लिम उम्मा ने एक ही कहा चीज इजिप्ट को, कुछ भी हो जाए आप अपनी बॉर्डर बंद कर देना। ये है, वो बोलते हैं ना, सुरक्षा कवच, जिन्होंने जो पैलेस्टीनियंस को पहना दिया, हमास को पहना दिया, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद को पहना दिया, कि वहां के जो बच्चे, बूढ़े और जो इनोसेंट लोग हैं, आप उसको वहां से निकलने का मौका ना दें। कोई भी वॉर जोन में एक ड्यूटी बनती है, कोई भी वॉर जोन में, कि वहां पे जब वॉर छिड़ती या छिड़ने वाली होती है, वहां पे जो इनोसेंट लोग हैं उनको वहां से निकाला जाए, आउट ऑफ हार्म्स वे। इन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि ये लोग वहां पे नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो निकलते
तो ये अपना ड्रामा नहीं कर सकते कि बच्चों को मार दिया, जेनोसाइड हो रहा है, क्योंकि अगर सारे निकल जाते इनोसेंट लोग तो बचते हमास, तो हम जो जेनोसाइड का सवाल ही नहीं उठता। तो ये जो एक मिली जुली साजिश थी, जो कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि इनके ये जो मास्टर प्लान में सब बुद्धू बन गए, और हम एनालिस्ट ने बराबर इसको बराबर से एनालाइज कर दिया, कहा कि ये दो, और अगर इसके एंड में क्या हुआ 2 साल में, इजराइल वॉज द बैड गाय। उन्होंने झूठ बोल के कि वहां पर अत्याचार हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, वो कुछ नहीं हो रहा था। अगर जेनोसाइड करना है तो इसराइल को एक दोपहर लगेगा उनको करने के लिए। आप समझ गए ना बात को, एक दोपहर लगेगा करने के लिए, पर वो नहीं करते। वो रिस्पॉन्सिबल आर्मी थी, वो बहुत बहुत फूक फूक के वहां पर करते थे। अपने नियरली 1000 सोल्जर्स को गवा दिए। अगर आप मेरे को बताओ कोई अपने 1000 सोल्जर्स गवाता है अगर किसी को जेनोसाइड करना हो तो? नहीं, वो तो बॉम्ब कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये था कि ये जो था, ये बड़ी मिली जुली साजिश थी। इजराइल को पहले अक्टूबर 7 करने के बाद में उनको बैड गाय ठहराना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनको गिल्टी ठहराना ऑफ जेनोसाइड। तो ये टू प्रोंग अप्रोच था। ये सारे मुस्लिम उम्मा इसके अंदर इन्वॉल्व थे, और इसमें बहुत सारे लोग को उन्होंने बुद्धू बनाया। जी नहीं, सही बात है। ये जो प्रोपोगेंडा चल रहा है इसराइल के अगेंस्ट, सब लोग इसराइल ने किया वो बोल रहे हैं, पर इसराइल पे हुआ उसके बारे में बात नहीं करते हैं। उसको ये लोग साइडलाइन कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि ये 2023 में नहीं है। तो ये लोग हिस्ट्री और हिस्टोरिकल फैक्ट भी अपने हिसाब से ही तोड़ मरोड़ के बताते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये है कि भाई जूइस का इतना अभी कोई बात कर नहीं रहा है, और इतना ज़्यादा प्रोपोगेंडा, और देखेंगे कि बहुत सारी जगह उनको दबाया भी जा रहा है उनकी वॉइस को, और ये गलत बात है। आपको अगर एक चीज देखनी है तो दूसरा साइड भी आपको देखना चाहिए पहले। सेकंड थिंग, ये जो अब ठीक है, हम अभी करंट टॉपिक्स में देखें तो फिर फ्रांस है, यूरोपियन कंट्रीज में बोलता हूँ, ये लोग अभी पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। और काफी लोग जो हैं वो इसराइल के अगेंस्ट जाके खड़े हो गए हैं, जस्ट बिकॉज वो लोग की आइडियोलॉजी लेफ्ट है, और इसराइल उनके आइडियोलॉजी से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए वो जाके अगेंस्ट में खड़े हो गए। और ये सब कंट्रीज इसराइल के अगेंस्ट में जा रही है। तो आपका क्या व्यू है इनके इनके लिए? देखिए, हम बहुत अच्छा सवाल पूछा, एक्सीलेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमने तो मुस्लिम उम्मा की बात की, कैसे उनकी साजिश थी। हम्म, अब यहाँ पे जो कंट्रीज जैसे कि यूके, फ्रांस, आयरलैंड, स्पेन। स्पेन, ये सब पिक्चर में कैसे आते हैं? ये सारे लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, और इनके जो समर्थक हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, ठीक है, ये उनको पावर में लेने के आके जो जो मुस्लिम वोट है बहुत भारी है, और उनको वो इलेक्ट करके लेकर आई है। तो उनका वोट बैंक है, और वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए वो कुछ भी करेंगे। तो उन्होंने ये जो मुस्लिम उम्मा की ये मिली जुली साजिश है, इनके साथ में मिले हुए हैं ये, ठीक है। और ये अमेरिका साथ में है, जो इसराइल का साथ दिया है उन्होंने, जस्टिस के साथ में साथ दिया हुआ है कि। और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, ईरान का फैक्टर, अगर आप या तो अलग सेगमेंट में आप ले सकते हैं, या नहीं नहीं क्योंकि नहीं, इसमें या इंक्लूड कर सकते हैं अपने। बहुत सारे लोग ईरान को सपोर्ट करते हैं इस चीज में। वो कहते हैं कि आपने, इसराइल ने ईरान को क्यों, या अमेरिका ने क्यों बॉम्ब किया, क्यों किया? जब आप मुझे बताओ कि अगर कोई कंट्री आपको कहती है हम आपको एलिमिनेट कर देंगे, अभी जेनोसाइड करेंगे, और हम एक वेपन का वेट कर रहे हैं, हम बना रहे हैं वो वेपन, जैसे ही बन जाएगा हम तुम्हें मार देंगे। ये ईरान ने इसराइल के लिए बोला है कि वी विल एलिमिनेट द ज्यूइश एंटिटी फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ मल्टीपल टाइम्स। अच्छा। तो जब कोई कंट्री दूसरे एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री को एलिमिनेट करने की सोचती है, नॉट नॉट टू लिव इन पीस, तो फिर इसराइल के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि कोई ऐसे जेनोसाइडल कंट्री को एक न्यूक्लियर वेपन, जिससे वो पोटेंशियल है डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो बनाने देगा? नहीं देगा, राइट?
पर बहुत सारे लोग हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में जो हिंदू भाई बहन हैं वो भी सोचते हैं ऐसे कि ईरान इज राइट टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स टू पोटेंशियली डिस्ट्रॉय इसराइल। वो दुख की बात है, बट उसको साइड पे रखते हैं। मेरे हिसाब से अगर जो एक्शन यूएस और इसराइल ने लिया, वो इतना इंश्योर किया कि वो जो उनके जो जेनोसाइडल इंटेंशंस हैं आयतुल्ला खामेनी के, उसको उन्होंने निगेट कर दिया। जी। नहीं, सही बात है, बट सी एक्चुअली आप जो ईरान का बात कर रहे थे, ईरान को सी, आई एम नॉट अगेंस्ट इसराइल, बट ईरान को मैं भी कोई चीज़ों में सपोर्ट करता हूँ अगर यूएस उसके सामने होता है तो। लेकिन जब इसराइल सामने आता है, ये मैंने मेरे पोस्ट में भी डाला हुआ था कि अगर इसराइल ईरान का आता है तो मैं सपोर्ट करूंगा ईरान को, लेकिन इसराइल, सॉरी, अमेरिका ईरान का आता है, देन आई विल सपोर्ट ईरान। ठीक है भाई, हमारा सिविलाइजेशन कनेक्ट है और हमारा रिलेशन है, तो इंडिया उस हिसाब से हम लोग देख रहे थे। लेकिन जब इसराइल का बात आता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैंने जी रखा जी। भी था, और उसमें मेरे को बहुत क्रिटिसिज्म भी आया था कि भाई तू ये बायस नहीं है, मतलब ठीक है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ नहीं व्यू है, नहीं मेरा ये नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं भी ऐड करना चाहता हूँ आपके बात को। ना ही इसराइल भी ईरान के अगेंस्ट नहीं है। अगर गौर से देखा होता तो इसराइल ने, जैसे कि ईरान ने अंधाधुंध जो मिसाइल छोड़े रेजिडेंशियल एरिया में, हॉस्पिटल्स में, इसराइल ने क्या रॉकेट छोड़े और पूरे ईरान को टारगेट किया, ईरानी लोगों को टारगेट किया? नहीं किया। ये आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जो ईरान ने किया इजरायलीज के अगेंस्ट, वो इसराइल ने ईरानियन पीपल के अगेंस्ट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ आईआरजीसी और ईरान के जो मिलिट्री है उनको टारगेट किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लोग बात नहीं करते कि इट्स वो चाहते तो वो कर सकते थे। ठीक है, वैसे ही उन्होंने जो जो जेनोसाइड का लेबल लगाते हैं, ये वो गलत लगाते हैं, झूठ है, फरेब है। ठीक है, तो इसराइल इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल, आईडीएफ इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल आर्मी। जैसे कि भारत की आर्मी इज अ मॉरल आर्मी। उनको पता है राइट और रॉन्ग, और ये वॉर जो था इसराइल ने शुरू नहीं किया, अक्टूबर 7 को उन्होंने किया। वही लोग जो इसराइल में आके, उसी कम्युनिटी में आकर जॉब्स करते थे, गाजा के लोग वहां पे किबुत्स में वहां पे फार्मिंग करते थे, उसी उसी लोगों ने जाकर इंफॉर्मेशन देकर टाइमिंग वाइमिंग सब करके उन्होंने अटैक करके उसी लोगों को मार दिया जिसके साथ में वो काम करते थे। जी। एब्सोल्युटली सही है, वो तो हिस्ट्री 7 अक्टूबर का हमको पता ही है, दैट सैड इंसिडेंट। इसमें एक चीज और थी कि ये आपका व्यू क्या है इसमें कि ईरान इतना पीछे क्यों पड़ा है इसराइल के? पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज नहीं किया इसराइल के, लेकिन अभी अरब कंट्रीज और नेबरिंग मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो लोग साइन कर रहे हैं अकॉर्ड, जो अब्राहम अकॉर्ड है, ये रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं। वो भी तो मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, ईरान और पाकिस्तान। ये लोगों को क्या तकलीफ हो रही है इतनी? अब रिलीजियस एंगल अगर मैं देखता हूँ तो रिलीजियस तो वहां पे भी है, ये मोरक्को और दूसरी नेबरिंग इस्लामिक कंट्रीज, वो लोगों का भी वो लोगों का भी है। और पॉलिटिक्स में मैं देखता हूँ जो यूरोपियन कंट्रीज पॉलिटिक्स कर रही है लेफ्ट वाले, फॉर गेटिंग द वोट बैंक, यहाँ पे तो वोट बैंक का भी इशू नहीं है, देन व्हाई दे आर देखिए, अपोजिंग इसराइल? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये देखो, मुस्लिम जो उम्मा है ना, वो एक स्टैंडर्डाइज नहीं है। ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसको डाइसेक्ट करना पड़ेगा आपकी इजाजत के साथ। आपके पास कंट्रीज जो हैं, मुस्लिम कंट्रीज, जैसे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज को ले लो। ठीक है, बाय एंड लार्ज उनको फर्क नहीं पड़ता। आपने कभी सुना है कोई जिंगोइस्टिक स्टेटमेंट वहां से आया है फ्रॉम यू नो अलमाटी, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान? नहीं आया। ठीक है, यहां से स्टेटमेंट आते हैं कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, ठीक है, ईरान, और फिर आपके ये जो मेन जो कंट्रीज हैं, यमन, ये जो कंट्रीज हैं, इनका सूत्र जो है वो है ईरान। ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को, सपोर्ट करता है हमास को। मुस्लिम ब्रदरहुड है जो उनको सपोर्ट करती है। और यमन हुतीस ईरान का सपोर्ट है। ईरान
का क्यों इतना बड़ा हेफ्ट है। देखिए ईरान के लोग जो है ना वो नहीं नफरत करते इसराइल के साथ में, बहुत सारे नारे भी वहां पे निकले गए कि भाई वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। ये जो उनका जो मुल्ला का जो ये इनका जो गवर्नमेंट है, मुल्ला का जो गवर्नमेंट, जो आयतुल्ला अली खामेनी का, इनका आईआरजीसी का, ये है दहशतगर्द। ये नहीं चाहते इसराइल के साथ में, मैं वही बता, इट्स अ रिलीजियस वॉर फॉर देम। वो इसराइल को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात, जो दूसरे जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो वो उनका हिस्टोरिकल एनिमोसिटी रहा है, वो ये समझते हैं कि देखिए इसराइल, उनसे उनका डायरेक्ट कोई दुश्मनी तो है नहीं, ठीक है। और वो उनके साथ में अच्छे रिलेशंस कायम करना चाहते हैं। और वो जितना जितना हेट्रेड है, जितना जैसे कि ईरान शिया जो है, प्रॉक्सी जो है, वो उनके पास नहीं है, वो नहीं तो ढल रही है, जैसे कि यूएई ने रिकॉग्नाइज किया, जैसे हमने डिस्कस किया पहले। तो और फिर आपके पास कंट्रीज हैं जो अंदर ही अंदर वो प्लानिंग करती है, जैसे कि कतार हो गया, इजिप्ट हो गया, कुवैत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। ये सारे जैसे एग्जांपल दिए कुछ कंट्रीज के, जैसे कि जो टर्की हो गया, ये दे आर वेहेमेंटली अपोज टू इसराइल एंड दे हेट इसराइल। तो ये स्कीम करते रहते हैं इसराइल के अगेंस्ट, दे डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद इसराइल, दे, ठीक है। तो ये जब दुनिया, जो मुस्लिम उम्मा जो इस दोनों में चीजों में बढ़ चुकी है। और मैं जो लास्ट बात कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसराइल जो ईरान का पावर कहां से आता है? ईरान का पावर आता है उसका ऑयल, पेट्रो डॉलर्स, ये याद रखना हमेशा। ये जो पेट्रो डॉलर्स है ना, ये सारा, ये जो फ्यूल कर रहा है, जो अगर आपने देखा इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स, जो जब ये वॉर शुरुआत हुआ, उसके पहले 6 महीने में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे यूनिवर्सिटीज में, अगर याद हो। तो यूनिवर्सिटीज में जो फंडिंग दिया था, किसने दिया था? कतार ने दिया था। ये कतार ही सारा सूत्रधार है इसका। वहां पे सारे टेररिस्ट बैठे थे, हमास की लीडरशिप बैठा हुआ था, सारे लीडरशिप जो टेररिस्ट है वहां पे बैठते हैं दोहा में। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये जो कंट्रीज हैं, इनके पास ऑयल है, इनके पास गैस है, ये उनके पास बेशुमार पैसा है, वो उस पर लगा रहे हैं अगेंस्ट इसराइल। उनके लिए बहुत आसान है। आपने देखा कि मीडिया हाउसेस, बीबीसी, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, सारे लोग जो हैं उनको खरीद लिया है। अगर एक एक आर्टिकल देखोगे ना, सारे मुसलमान ने लिखा हुआ है, सारे सारे आर्टिकल्स। अगर आप उसकी एनालिसिस करके कौन लिख रहा है, उनकी क्या लीनिंग्स है, आपको पता चल जाएगा। तो ये पूरी मिली जुली साजिश है। जैसे मैंने आपको बताया कि इजिप्ट को वो बंद करना है बॉर्डर, और फिर इनके वाले लोगों को, इसराइल को टारगेट करके बताना कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं, जो कर नहीं रहा था, पर उनको ठहराना है उसको गिल्टी, मतलब एक प्लान के साजिश के तहत। तो आई होप आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सपोज कि इनके जो मोडस ऑपरेंडे है और इसराइल को किस तरह वो टारगेट करते हैं। जी, करेक्ट करेक्ट, नहीं आपने बहुत डिटेल में बताया। तो अब मेरा इसमें एक लास्ट क्वेश्चन आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारे डिस्कशन का, कि इसका सॉल्यूशन क्या परमानेंट, क्या देखते हैं देखिए, आप? जी जी, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन ये है कि जो ये इसका थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए 1960, 1948 और 1967, द सॉल्यूशन लाइज इन द हिस्ट्री। 1948 और 1967 के बीच में जब इसराइल क्रिएट हुआ, 48 और 67, जो फर्स्ट वॉर में जब पहले डिस्कस किया था, उसके दौरान जो वेस्ट बैंक था, जुडेया और समारिया, वो जॉर्डन के कंट्रोल में था, ठीक है। और जो गाजा था, वो अलग मुल्क के कंट्रोल में था, इजिप्ट के कंट्रोल में। इजिप्ट के। गेस्ट, आप क्या गेस्ट कर सकते हैं कि उनके जो पासपोर्ट्स थे वहां के बाशिंदे के, वो क्या क्या थे? इजिप्शियन और जॉर्डेनियन, अलग मुल्क के थे, ठीक है। वहां पे कोई पैलेस्टीनियन था नहीं, वो सब इजिप्शियन या जॉर्डेनियन थे, बड़ी खुशी से रह रहे थे। इनफैक्ट यूके और पाकिस्तान ने तो वेस्ट बैंक को की एनेक्सेशन को रिकॉग्नाइज किया in on 20, I believe it was the 20th or April of 1950,
यही यूके जो दोगला है आज के तारीख में, वो पैलेस्टाइन रिकॉग्नाइज करता है। तो मेरा सवाल उनसे है कि अगर आप अभी पैलेस्टाइन करते हो तो 1950 में आपने क्या क्यों रिकॉग्नाइज किया उसको पार्ट ऑफ जॉर्डन? आपने वहां पे पैलेस्टाइन क्यों नहीं डिक्लेयर किया? मेरा सवाल ये आप उनसे ये है। अगर, क्योंकि वो टाइप पे पैलेस्टाइन था ही नहीं। इट्स अ फिगमेंट। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि 1947 के पहले देयर वाज इन हिस्ट्री, क्या कोई कंट्री था पाकिस्तान? ये नाम कोई जानता नहीं था, खाली हिंदुस्तान था, खाली एवरीवन न्यू हिंदुस्तान, भारत। पाकिस्तान कोई चिड़िया का नाम नहीं था, वो सडनली क्रिएट किया गया। सिमिलरली पैलेस्टाइन को क्रिएट किया गया 1967 के बाद, जब इजराइल ने ये टेरिटरीज ले ली। ठीक है, तो इजिप्ट और जॉर्डन ने क्या कहा, भाई ये रखो, हमें अभी इसको, इस एरिया को एक ही तरीका है वापस लेने का, यहाँ पे एक नई आइडेंटिटी बना दो यहाँ के लोगों का। ओवरनाइट वो जॉर्डेनियन और इजिप्शियन से वो पैलेस्टीनियन बन गए, और दुनिया ने उनको गले भी लगा दिया पैलेस्टीनियन समझ के। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये है, इसका सोल्यूशन ये है कि क्योंकि इन्होंने इतनी नफरत, इतनी बर्बरता बताई इजराइल को, इजराइल चांस नहीं ले सकता। एक एक जमाना था जब उन्होंने चांस लिया ईयर 2000 में, उसके बाद में भी एहूद ओल्मर्ट के टाइम पे काफी कॉम्प्रोमाइजेस किए। वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि अगर मैं आपके पास में मतलब आप मेरे पास आओगे पीस करने के लिए, और बार बार मैं आपको छुरा घोंपूंगा, तो क्या आप मुझसे ट्रस्ट बनेगा? नहीं करोगे आप ट्रस्ट। तो इसलिए आप वो ट्रस्ट लेवल जो है वो बहुत कम हो गया है, टू अ लेवल वेयर आप वो पैलेस्टाइन कंट्री बन ही नहीं सकता वहां पर। आप ये सोचो, मैं अगर ये बताता हूं, अभी तो वो कंट्री तो रिकॉग्नाइज तो किया नहीं, काफी कंट्रीज ने अभी किया है, पर मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज ने नहीं किया। अगर वो एक कंट्री ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस में अगर कंट्री बन जाता फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वहां पर ये अत्याचार होता, तो आप बताओ मुझे ऑनेस्टली कि दुनिया नहीं बोलती कि इजराइल को आपने एक इंडिपेंडेंट कंट्री पे आपने हमला कर दिया, आपने इंटरनेशनल लॉ ब्रेक किया? वो तो इजराइल पे चढ़ जाते। वो तो इजराइल को तो पूरा यूनाइटेड में घसीट के कहते हैं, भाई यू आर एग्रेसर कंट्री। तो बोलने का मतलब ये है कि इजराइल वो अपने लोगों को, जैसे मार काट हुई है अक्टूबर 7 को, वो चांस नहीं ले सकता। तो अभी जो जो सिचुएशन है उसको बहुत केयरफुली इजराइल को मैनेज करना पड़ेगा। इसका अल्टीमेटली सोल्यूशन ये है कि गाजा को बेसिकली मॉनिटर करना पड़ेगा, डी रेडिकलाइजेशन प्लान बनाना पड़ेगा। मेरा जो मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे कह रहा हूं कि लोग अभी नहीं सोच रहे इसके बारे में, पर मुझे अंदेशा है, मुझे एक हवा आ रही है कि आने वाला ही है। मैं आपके शो पे बता देता हूं। अब ये जो गाजा में जो हुआ है ना, अब आप देखना 6 महीने में वेस्ट बैंक में शुरू होगा, ये वेस्ट बैंक में शुरू होने वाला है ये। फिर वहां पे फोकस जाएगा, वहां पे फोकस होगा, क्योंकि वहां पे इंतिफादा भी शुरू होने वाला है वहां पर वेस्ट बैंक में। अब वहां पे वो करेंगे वहां पर मारकाट। तो फिर वहां करेंगे, वहां पर अभी दो, क्योंकि यहाँ पे तो स्टेबलाइज हो जाएगा, तो बोलते हैं वहां पे अभी करो। तो ये कल चलते जाएगा जब तक इनको ये दुनिया वापस आके नहीं उनको बताएगी कि आपको डी रेडिकलाइज करना है, आपको इजराइल के साथ में पीसफुली रहना है, आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। इजराइल को सांत्वना देना पड़ेगा कि आपने जितनी बार आपने इजराइल का जो धोखा दिया है उसके लिए टाइम लगेगा, और उसके लिए दुनिया को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा टू केटर टू इजराइल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। उसके बजाय बजाय पीस नहीं पॉसिबल है जी। बट इसमें इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज टू स्टेट सॉल्यूशन का दिया है, इजराइल पैलेस्टाइन। मैं भाई, मेरा मेरा सवाल मैंने कई फोरम्स पे मैंने सवाल मैंने अपने भारतीय भाई बहनों जो देखते हैं, मेरा आपसे सवाल है ये, मेरा आपसे सवाल है, सोचने वाली बात है। आप लोग रिसर्च कीजिएगा, क्यों मैंने किया हुआ है, मैं आपको इंकरेज करता हूँ इंडिपेंडेंटली, आप इंकरेज करो, मैं रिसर्च करो। 1948 और 1967 के बीच में
भारत ने कितने बार यूएन के स्पॉन्सर्ड या किसी ने स्पॉन्सर किया होगा रेजोल्यूशन, या खुद ने प्रपोज किया होगा कि जहां पर जो जॉर्डन जो ऑक्यूपाई किया है वेस्ट बैंक, और जो इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई किया है, उस पे वहां पे पैलेस्टीनियन स्टेट बनना चाहिए। कितने लोगों ने एक प्रपोजल भेजा है, और इजराइल या तो भारत ने उसको सपोर्ट किया है या खुद एक प्रपोजल लाया है। मेरा सवाल है ये मेरे मेरे भारतीय भाई बहनों से, कि अगर अगर इतना ही प्रताड़ित पैलेस्टीनियंस थे, उनको एक यर्निंग था एक पैलेस्टीनियन स्टेट बनाने का, तो उनके पास जॉर्डेनियन और इजिप्शियन पासपोर्ट क्यों थे? वहां पे इसराइल तो था नहीं 1948 और 1967 के बीच में। उनके पास तो कोई दिक्कत नहीं थी वहां पर पैलेस्टीनियन स्टेट बनाने के लिए। 1967 बॉर्डर्स में जो आज सऊदी अरेबिया मांग कर रहा है, उमरा उम्मा का लीडर। मेरा सवाल आपसे यह है कि भारत ने उस टाइम पे टू स्टेट सोल्यूशन क्यों नहीं मांग की कि वहां पे पैलेस्टाइन होना चाहिए? ये बहुत लोग ये कान सुन के अनसुना करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमें इससे आगे जाना है, हमें इससे बात नहीं करनी है। यहां पे आके वो कहते हैं हमें इसके बारे में बात नहीं करें, आगे की बात करो। क्योंकि उनको पता है कि पैलेस्टीनियन कोई लोग है नहीं, ये एक्चुअली जॉर्डेनियन है और इजिप्शियन है। मेरे हिसाब से उनको अपने घर वापस जाना पड़ेगा, इजिप्ट और जॉर्डन, और जो लैंड है जुडे और समारिया और गाजा, वो इजराइल को सौंप देना पड़ेगा आइडियली। अगर ये नहीं होता है तो उनको डी रेडिकलाइज करके एक क्वाजाई स्टेट तो पूरा नहीं बन सकता जिसके पास आर्मी हो, क्योंकि लैंड ही इतनी छोटी है, इसराइल चांस नहीं ले सकता। ठीक है, नहीं तो फिर इरानियन फोर्सेस आएंगे जॉर्डन रिवर को क्रॉस करके, और 15 मिनट में वो जॉर्डेनियन जो मेडिटेरेनियन सी है वहां पहुंच सकते हैं 15 मिनट में। तो इसराइल तो चांस ले नहीं सकता। इसीलिए इट हैज टू बी अ डीमिलिटराइज्ड स्टेट, अगर होगा तो, अगर, और उसके अंदर जो रेगुलर आर्मी नहीं हो सकती है, और वहां पर इसराइल वहां पे बॉर्डर्स उसको सिक्योर करेगा। सिंपल बात ये है जी। ये सोल्यूशन देखते हैं इन द फ्यूचर अगर होता है तो। सो लेट्स सी कैसे आगे जाएगा। अभी तो ट्रम्प भी बोल रहा है कि पैलेस्टीनियन को एक बार उसने प्रपोज भी किया था 3-4 महीने पहले कि वो शिफ्ट कर देगा दूसरी जगह पे, तो ये स्पेस वैकेट हो जाएगी। तो उसका भी एक सॉल्यूशन था। सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स विल गो, बट होपफुली सब पीसफुली हो, और ये जो मैसअप है ये सब खत्म हो, और एक पीस आए वहां पे। बिकॉज देखिए कुछ भी हो, ह्यूमंस की तो डेथ हो रही है, लॉसेस आपको भी हो रहे हैं, आपकी भी पर इकोनॉमिक सॉरी, क्राइसिस, पर इकोनॉमिक ये जो लॉस। पीस, सी नहीं नहीं सॉरी, मैं आपको थोड़ा थोड़ा कट कर रहा हूं यहाँ पर, माय अपोलॉजीज फॉर दैट। पीस इज नॉट बिकॉज इसराइल इज प्रिवेंटिंग इट। पीस क्योंकि पैलेस्टीनियंस नहीं चाहते पीस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसराइल ने, अगर हिस्ट्री कोई पढ़ेगा तो इसराइल का रिकॉर्ड है, जिन्होंने भी पीस का हाथ आगे किया है उसका हाथ थामा है और पीस हुआ है जी। नोबडी इज डिनाइंग द फैक्ट, एंड बस वही है कि ये अच्छे से रुक जाए और सॉल्व हो जाए, बिकॉज ये काफी टाइम से ये वायलेंस देख रहे हैं ये एरिया में। एंड सी जूइज आर ऑल्सो फेसिंग, चलो वो ठीक है वॉर होके रुक जाता है, बट अफेक्ट आता ही है आप पे। जैसे अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ October 7 जो मैसेकर हुआ, ठीक है, तो वो फेस करना पड़ा। उसके बाद ये रिस्पॉन्स है उसका, लेकिन स्टार्टिंग में फेस तो करना पड़ा। अगर ये सॉल्यूशन आ जाता है एक, जिसमें जूस भी खुश हो जाते हैं, मुस्लिम्स भी उनका भी हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है वी आर ऑल्सो हैप्पी, तो एक पीस बन जाता है, तो अच्छे से रह सकते हैं। अननेसेसरी ये जो वॉर्स चलती आ रही है लास्ट 70-75 ईयर से, जो मॉडर्न एज की वॉर वी कैन से, इसराइल तो वो 1948 से ये बोल रहा है। इसराइल तो हाँ 1948 से, ये जो आपने कहा, इसराइल तो 1948 से बोल रहा हाथ मिलाओ और आप ही रहो, लिव एंड लेट लिव। बिल्कुल। करेक्ट सर, करेक्ट सर। सो होपफुली ये सॉल्यूशन जल्दी आए। सो थैंक यू लेवाई जी आने के लिए, और अपना पूरा आपने जो डिटेल में बताया, पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या हो रहा है और क्या थिंकिंग है लोगों की, माइंडसेट है इसके पीछे, ये पूरा इंसिडेंट जो हुआ है उसके पीछे, और क्या लोग चाह रहे हैं और आप क्या देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सो उसके लिए थैंक यू वेरी मच हमें पूरा ये बताने के लिए। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।
थैंक यू।